नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अफसरों के साथ मीटिंग की है। 5 कालिदास मार्ग पर यह बैठक हुई है। इस बैठक में अफसरों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। इस बैठक में कई विभागों के अधिकारी शामिल हुए। तो बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 कालिदास मार्ग स्थित अपने आवास पर कई विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की है और इस बैठक में अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग विषयों पर चर्चा की गई है। और सबसे अहम जो विषय इस वक्त है, कोरोना के बढ़ते मामले और उसके बाद आम लोगों को कैसे राहत पहुंचे, इसको लेकर सरकार की कोशिश। इन तमाम पहलुओं पर, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। कई विभाग के अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे जिनके साथ मुख्यमंत्री ने चर्चा की है। तो लगातार अलग अलग विभागों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। एसके वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर अपडेट के साथ। एसके वाजपेयी, क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ चर्चा हुई है, क्योंकि इसमें कई विभागों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे? बिल्कुल, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रत्येक 24 घंटे पर होने वाली टीम के साथ बैठक है। हालांकि पहले यह टीम 11 थी, अब यह टीम 9 है। टीम 9 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक थी, जिसमें जो भी अधिकारी जो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, जिनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, ऐसे सभी अधिकारी फिजिकल तौर पर मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद थे और वहां पर ये बैठक में शामिल हुए। साथ ही साथ जो ऐसे इस टीम के सदस्य हैं जिनकी रिपोर्ट अभी तक नेगेटिव नहीं आई है, ऐसे सभी अधिकारी वर्चुअली तौर पर इस मीटिंग में जुड़े थे। तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रत्येक 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के कोरोना हालातों को लेकर अपने टीम के अफसरों के साथ चर्चा करते हैं, फीडबैक लेते हैं और आगे का दिशा निर्देश जारी करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें उन्होंने पूरे प्रदेश भर के कोरोना के हालातों का फीडबैक लिया और उसके बाद आगे का दिशा निर्देश दिया। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से लगातार जोर दे रही है कि उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ वैक्सीनेशन हो, चाहे वो 18 से 44 का हो या फिर 44 प्लस वाले जो वैक्सीनेशन पहले से चल रहे हैं, उसका फीडबैक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया और आगे का दिशा निर्देश भी दिया। दूसरा सबसे बड़ा मामला ये था, जो कि आज टीम 11 की बैठक का हिस्सा था, जिसमें उत्तर प्रदेश में जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के निर्देश थे कि जिनको भी इस तरीके के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि कोरोना या उससे मिलते जुलते हैं, उन पर विशेष फोकस किया जाए। तो उसको लेकर चूंकि 5 दिन का अभियान भी उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है, जो कि कल से शुरू हो चुका है और 5 दिनों तक ये चलेगा। 9 तारीख तक ये अभियान है। तो कहीं ना कहीं उस अभियान के बारे में अब तक क्या उसकी वस्तु स्थिति है, जमीनी स्तर पर कितने ऐसे गांव हैं जिसको इस अभियान के तहत आच्छादित कर दिया गया है, उसका फीडबैक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया। साथ ही साथ ऑक्सीजन को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ऐसे अस्पताल जो कि कोविड डेडिकेटेड है, वहां पर ऑक्सीजन की कोई कमी ना होने पाए। तो उसका फीडबैक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया। और जिस तरीके से हम कहें कि कोरोना कर्फ्यू उत्तर प्रदेश भर में चल रहा है, फिलहाल ये सोमवार सुबह 7 बजे तक के लिए है, तो उसका फीडबैक भी मुख्यमंत्री ने लिया कि पूरे प्रदेश भर में कई जगह ऐसी शिकायतें थी कि वहां पर इस कोरोना कर्फ्यू का पूरी तरीके से पालन नहीं हो रहा है। तो उसके निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए कि इसको पूरी मजबूती के साथ लागू कराएं और कहीं भी इसका उल्लंघन ना हो, ताकि कोरोना जैसी महामारी को रोका जा सके। तो ये वो महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आज मुख्यमंत्री की बैठक में थे और टीम 9 के साथ मुख्यमंत्री ने चर्चा की, जिसके बाद आगे का दिशा निर्देश दिया। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो या वैक्सीनेशन को लेकर हो, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग को लेकर हो, बेड की उपलब्धता हो, इन सभी चीजों को बेहतर किया जाए, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने आज ये बैठक की थी और अफसरों को आगे का दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। जी चलिए, और इसमें क्या इस मुद्दे पर बात हुई है कि ग्रामीण इलाकों में जिस तरीके से कोविड के केस बढ़ रहे हैं, तो ग्रामीण इलाकों तक अगर ये फैलता है तो स्थिति और भयावह हो सकती है और विस्फोटक हो सकती है, उस पर कैसे अंकुश लगाना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है? बिल्कुल निश्चित। अगर गांवों की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार गांवों को लेकर ही विशेष अभियान चला रही है, जिसमें जो टीमें रवाना हुई हैं उनको 10 लाख किट्स दी गई हैं। ये किट दवाइयों की है और साथ ही साथ में एंटीजन, रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की किट्स हैं,
जिसमें ये लक्ष्य लेकर चल रही है ये टीम कि 10 लाख लोगों का अगले 5 दिन के अंदर वो टेस्टिंग करनी है। और अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है जिसको इस तरीके के सिम्टम्स रैपिड एंटीजन में आते हैं तो उसके बाद उसको जो प्रोटोकॉल के तहत दवाइयां हैं वो दवाइयां दी जाएंगी। और ये अभियान खास तौर पर गांवों के लिए चलाया जा रहा है, क्योंकि अभी हाल में ही अगर हम देखें तो पंचायत के चुनाव हुए हों जिसमें प्रत्येक गांव में बड़े पैमाने पर भीड़ भी इकट्ठी हुई है। तो कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए ये अभियान चल रहा है और आज मुख्यमंत्री ने उसका फीडबैक भी लिया है। तो निश्चित है कि कोशिश यही है कि गांवों पर फोकस किया जाए और कहीं ना कहीं जो लगातार बातें निकल कर आ रही हैं सामने, खासतौर पर जिस तरीके से लगातार जो मरीज बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया। अब देखना यह है कि जब ये टीमें अपने टारगेट को पूरा करने के बाद 5 दिन बाद आएंगी तो कितने ऐसे लोग मिलते हैं जो कि इस रैपिड एंटीजन टेस्टिंग में कोरोना या सिम्टमिक आते हैं। जी ठीक है, एस के वाजपेयी आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो 5 कालिदास मार्ग जो मुख्यमंत्री का आवास है वहां पर अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की है और कोरोना को लेकर विशेष तौर पर इस पर चर्चा हुई है। बढ़ते आगे, लखीमपुर खीरी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। विधायक हैं लोकेंद्र प्रताप, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और जिले में कोरोना महामारी का उन्होंने जिक्र किया है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि जिले में कोरोना ने भयंकर रूप ले लिया है। हम असहाय होकर लोगों को मरता हुआ देख रहे हैं। समाजसेवी, नेता, पत्रकार, शिक्षक, वकील सब मर रहे हैं। ऑक्सीजन की जिले में भारी कमी है। ग्रामीण इलाकों में भी अब लोगों की मौत कोविड के कारण हो रही है, जिस चीज का हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि ग्रामीण इलाकों तक अब कोविड के मामले पहुंच चुके हैं। एस के वाजपेयी मेरे साथ जुड़े हैं। एस के वाजपेयी, इससे पहले भी कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर कोविड के दौरान जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसको लेकर अपनी बात रखी है। अब इस पूरे मामले में एक और विधायक का नाम जुड़ गया है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो अब तक 10 विधायक, 2 सांसद मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं और पत्र लिखकर जो भी भयावह स्थिति गांवों में है या उनके क्षेत्र में है उसके बारे में मुख्यमंत्री को अवगत करा चुके हैं और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से काम भी किया जा रहा है। लेकिन निश्चित है कि एक महामारी है और जिस तरीके से जो लखीमपुर के विधायक लोकेंद्र प्रताप हैं उन्होंने भी मुख्यमंत्री को आज ही पत्र लिखा है और उन्होंने पत्र लिखकर इस पूरी विभीषिका को बताया है कि किस तरीके से उनके जिले में स्थितियां हैं, खासतौर पर जो गांव स्तर पर जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है उसकी चिंता उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री से जाहिर की और मांग की है कि जो सीएससी हैं, पीएससीज हैं जो हेल्थ सेंटर्स बनाए गए हैं ऐसे इन सभी स्थानों पर ऑक्सीजन की बेहद कमी है और खासतौर पर जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देने की बात की गई थी वो भी नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे बड़े पैमाने पर मरीजों की मौत हो रही है। उन्होंने ये भी लिखा कि चाहे वो वकील हो या समाजसेवी हो, पत्रकार हो या दूसरे विभिन्न वर्गों से जुड़े हुए लोग हों, लगातार जो समाज के लिए काम कर रहे थे, सरकारी कर्मचारी हो, शिक्षक हो, कहीं ना कहीं उनको हम मरता हुआ देख रहे हैं और हम भले ही बहुत सारे प्रयास कर रहे हो लेकिन हम उनको बचा नहीं पा रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। तो निश्चित है कि उन्होंने इस पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि उनके जिले को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो कि विधायकों ने अपने पत्र पर कहा है कि उनके विधायक निधि से यह पैसा काटकर 20 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उनके जो भी इस क्षेत्र के सीएससी हैं या पीएससी हैं वहां पर उपलब्ध कराया जाए। तो उन्होंने मांग की है कि वो उनको दे दिए जाए ताकि उनके जो क्षेत्र के लोग हैं उनकी जान बचाई जा सके। तो निश्चित है कि 10वां विधायक है भारतीय जनता पार्टी का और साथ ही साथ 2 सांसद भी पहले पत्र लिख चुके हैं, जिसमें मोहनलालगंज सांसद लगातार इन सारी चीजों को उठाते रहे क्योंकि उनके भाई की भी कोरोना से डेथ हुई है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं स्थितियां जरूर भयावह हैं। हालांकि जो प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से वो कहीं ना कहीं नाकाफी दिख रहे हैं। चलिए एस के वाजपेयी, बिल्कुल 10 विधायक और 2 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने वर्तमान कोविड के दौर में व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, जिसमें आज एक और विधायक का नाम जुड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया एस के वाजपेयी आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते आगे, ताज नगरी आगरा कोरोना के कहर से कराह रहा है। ऑक्सीजन की कमी और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के बीच अस्पताल में मरीजों को इलाज कैसे मिल रहा है, इसका एक रियलिटी चेक किया है हमारे संवाददाता रिंकी उपाध्याय ने। प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो लूटपाट का मामला सामने निकल के आ रहा है उसी की छानबीन करने के लिए न्यूज़ वन इंडिया की टीम इस समय मौजूद है आगरा के पारस हॉस्पिटल के सामने और मेरे साथ है यहाँ के कुछ परिजन जिनके पेशेंट यहाँ पे एडमिट है। मैं इन्हीं परिजनों से बात करना चाहूँगी और पूछूंगी कि उनके पेशेंट को यहाँ पे उपचार में कोई खेद तो नहीं है। आपका नाम क्या है? इलाज अच्छा हो रहा है।
आपका नाम क्या है? गौरव जैन। आपका पेशेंट यहाँ कितने दिन से एडमिट है? 5 दिन से, 5 डेज। 5 दिन से। क्या जो यहाँ पे बेड का अभी चार्ज क्या है? ये तो बाद में पता चलेगा। बेड का चार्ज बस नॉर्मली 1000 रुपये तो होगा ही। नहीं, बेड का चार्ज पर डे का बेड का चार्ज क्या है? 1000 रुपये पर डे। 1000 रुपये पर डे। पहले क्या था? पहले तो मालूम नहीं पहले क्या था, क्योंकि मुझे लगता है कि बताने में असमर्थ है ये कहीं ना कहीं। मुझे इनकी बात को समझ में नहीं आ रही, कहीं ना कहीं समझ में नहीं। 1000 रुपये पर बेड का कैसे हो सकता है? मेरे साथ है हॉस्पिटल के स्टाफ से ही। आपका नाम क्या है? मेरा गगन नाम है। कि पहले बेड के जो चार्ज थे क्या थे, अब क्या है? अब जो मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं उन्हीं के आधारित हम जो रेट दी गई है सरकारी, हम वही चार्ज ले रहे हैं। जो पहले चार्ज थे 12-14 हज़ार रुपये, अब वो 6 और 7 पे आ गए हैं। अच्छा, वेंटिलेटर के पहले चार्ज क्या था? वेंटिलेटर के पहले 10,000 रुपये थे, अब वही 4-5 के करीब आ चुके हैं। अच्छा, अब मैं ऑक्सीजन की बात करूंगी क्योंकि आगरा शहर में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। ऑक्सीजन न मिलने की वजह से काफ़ी लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं क्योंकि शमशान घाट इस समय बहुत बुरी तरीके से भरे पड़े हैं। लोगों को लंबी लंबी कतारें लगी हैं, लोगों को 5-5 घंटे का इंतजार करना पड़ा है। इसलिए मैं पूछना चाहूँगी विशेष तौर पर कि ऑक्सीजन का इस समय रेट क्या है? ऑक्सीजन के अभी तो हम 1500 रुपये लगा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत तो है। हमें 150 सिलेंडर की ज़रूरत है, लेकिन हमें वही मिल पा रहे हैं 100 के करीब। के परिजन है, आपसे ज़्यादा इस स्थिति को कौन समझ सकता है? मतलब आप मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए कि आपका पेशेंट को यहाँ पे कितना आपको पर डे पेमेंट करना पड़ता है? पेमेंट तो अभी थोड़ा सा अभी ऐसा फाइनल पेमेंट नहीं ले रहे हैं। बाकी बेड का 4000 रुपये रेट बताया है मेरे को, और कुछ और चार्ज हैं, डॉक्टर के चार्जेस हैं, कुछ स्टाफ के चार्जेस हैं, वो बाद में लग के आएंगे। लेकिन आई थिंक एवरेज 11 से 12 हज़ार रुपये पर डे का खर्चा है। तो ये थे हमारे साथ पारस हॉस्पिटल में जिनके मरीज एडमिट है, उनके परिजन हमारे साथ थे। इनका कहना है कि सही तौर से मुझे सही समय से उपचार मिल रहा है, यहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा। रही बात लूटपाट की, तो ये वो अस्पताल है कि यहाँ पे कोई भी लूटपाट अभी नज़र तो नहीं आ रही है। इनकी बात है। जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र के सेरवा गांव में प्रधान पद के प्रत्याशी रहे जयप्रकाश यादव और पप्पू ने चुनाव के दौरान ग्रामीणों से सड़क बनाने का वादा किया था, लेकिन जयप्रकाश यादव 260 वोटों से चुनाव हार गए। लेकिन प्रचार के दौरान किया गया अपना वादा वो नहीं भूले और अपने खर्चे से मतगणना के 6 दिन बाद गांव में सड़क का निर्माण शुरू करवा दिया, जिससे ग्रामीणों में खुशी की लहर है। आज़ादी के बाद पहली बार इस गांव में पक्की सड़क बन रही है। हम आज ऐसे शख्स से मुलाकात कराएंगे जो पूरे गांव में जब कभी रास्ता नहीं होता था, उस जगह चुनाव हारने के बाद उसने नेक पहल चालू की। जो चुनाव खड़े होने पहले वादा किया था कि हम पूरी तरह से गांव के क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे, हम उसी रोड पे खड़े हैं। ये देखिए, इन्होंने चुनाव हारने के बाद ही यहाँ पर काम चालू किया है। कैसा ये तस्वीर है, यहाँ पर किस तरह से कभी कभी रोड नहीं हुआ करती थी, यहाँ पर आज इनकी बदौलत जो उन्होंने चुनाव लड़ने से पहले वादा किया था कि हम यहाँ पर पूरी तरह से विकास कार्य करेंगे, आज ये तस्वीर साफ दिखाई दे रही है कि चुनाव हारने के बाद अगर काम किया जा सकता है तो चुनाव जीतने के बाद ग्राम प्रधान अपनी जिम्मेदारी से क्यों भागते हैं। हमारे साथ वही पप्पू है, समय इनसे ही जानते हैं। आपका पूरा नाम है क्या? मेरा नाम जयप्रकाश यादव। आप ये जो काम कर रहे हैं ये कब आपने वादा किया था? मैं वादा किया था जो है चुनाव के समय मैं इनसे वादा किया था कि आप जो कभी 70 सालों से लोग नहीं पाए, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। मैं हारूं या जीतूं, मैं आपको रास्ता दूंगा और अथक प्रयास करके मैं आप सबके साथ रहूंगा हमेशा के साथ। अच्छा, ये जो आपने रोड निकाला है ये अपने खेत में से निकाला है कि ये गाँव वालों का? नहीं, एक्स्ट्रा खेत मेरा है, मैं अपने खेत से दिया हूँ। ये 5.5 बीघा की मेरी चेक है, मैं इसमें से जो रास्ता दिया हूँ और ये भी अपने पैसे से दे रहा हूँ। क्या कभी यहाँ रोड हुआ करती थी? कभी नहीं सर। आज कितने लोगों को इस रोड से फायदा हुआ होगा? इससे 200 लोगों को फायदा है। 200 लोग अब कम से कम अपने जो किसान हैं अपने फसल को लेके जा सकते हैं। फसल को ले जा सकते हैं, शादी विवाह में अपने घर तक अपनी बहू बेटियों को ले जा सकते हैं। और इसके पहले मेरी खड़ी फसल से अपनी बहू बेटियों को लेकर के अपने घर तक को जाती थी। इस कार्य के लिए आपको कहाँ से जिज्ञासा मिली? स्वयं अपने दिल से मिली है
तो ये देखते हुए हमें कष्ट होता था। कोई भी प्रधान हुआ है या कोई सांसद विधायक हुआ है, वादा करता था, वादा करने के बाद कभी ये पूरा नहीं किया है। जिस तरह से आपने चुनाव हारने के बाद अपना वादा पूरा किया है, जो वादा किया था, अगर चुनाव जीतने के बाद अगर प्रधान इसी तरह का कार्य करे तो गांव स्वर्ग बन सकता है। आपका क्या? बन सकता है सर। और मैं 5 साल तक भी अभी ऐसा ही कार्य करूंगा। पूरे क्षेत्र में, पूरे सेरवा में है ऐसा कार्य करूंगा। अभी इसके अलावा 4 और सड़क हमको बनवाने हैं, वो भी अपने पैसे से, जिसकी जमीन है उनसे हाथ पैर जोड़ करके, उनसे रिक्वेस्ट करके, ऐसा भी 5 और काम हमें करना है। जिसके पास रोड नहीं है, जिसके पास सभी समस्या है, और सबसे बड़ी चीज यहाँ कभी रोड हुआ नहीं करती थी। इनके अथक प्रयास से जो चुनाव में वादा किया था, आज वो चुनाव हारने के बाद वादा पूरा कर रहे हैं और गांव की जनता काफी खुश है। और उनको अब ये मालूम हो रहा है कि हमको एक रोड मिल गया है, जिससे हमारे फसल को ले जाने आने में काफी सहूलियत होगी। जौनपुर से देवेंद्र खरे, न्यूज़ इंडिया। हम कोरोना काल में मुख्यमंत्री योगी ने एक बड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी के सुझाव के बाद योगी सरकार ने यह फैसला लिया है कि कोविड में चिकित्सक कर्मियों को अब प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के सुझाव के बाद योगी सरकार ने फैसला लिया है कि कोविड के दौरान जितने भी चिकित्सा कर्मी हैं उनको अब एक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसमें कोविड अस्पताल और जांच लैब में तैनात जो कर्मी हैं उनको लाभ मिलेगा। प्रोत्साहन राशि और मानदेय को लेकर सरकार की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। बड़ी बात यह है कि इसमें नियमित के साथ साथ जो आउटसोर्स कर्मी हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। वेतन का 25% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के तौर पर इनको दिया जाएगा। योगी सरकार ने इसको लेकर आदेश भी दे दिया है। इसमें एमबीबीएस इंटर्न को 500 रुपया प्रतिदिन मानदेय के तौर पर मिलेगा। एमएससी नर्सिंग को 400 रुपया, बीएससी नर्सिंग को 300 रुपये मिलेंगे। और यह आदेश 1 मई से लेकर 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेगी। अब कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अब रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 45 साल से ऊपर के नागरिकों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब कराना होगा। पहले ये व्यवस्था नहीं थी। 45 साल से ऊपर के लोगों को कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता था, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत 45 साल से ऊपर के लोगों को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और ये व्यवस्था 10 मई से शुरू हो जाएगी। अब ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को फिलहाल रोक दिया गया है। नई व्यवस्था 10 मई से लागू होगी। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो गई। महिला के परिजनों ने थाने का घेराव किया। गुस्साए परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हालांकि इस हंगामे के बाद वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को आश्वासन दिया, तब जाकर ये हंगामा शांत हुआ है। कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर मेरी मम्मी 29 तारीख को श्याम गुप्ता लेने आए थे घर पे कि सालक का काम है। मम्मी ने कहा कहाँ पे काम है, तो उन्होंने कहा यहीं पास ही में है, लेकिन पास में नहीं था, फतेहपुर पे काम था। और जब मेरी मम्मी ने कहा कि 2 दिन का काम है, 2 दिन में आ जाएंगे, और जब हमने अपनी मम्मी को फ़ोन किया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। और फिर उसके बाद जब ये घटना हो गई है तो फ़ोन मेरे पास नहीं आया, फ़ोन आया था संजय के पास, मेरे घर के बगल में रहते हैं। उन्होंने हम लोग को खबर करी कि आपकी मम्मी के साथ ऐसा हो गया है। और मेरी मम्मी के साथ ये घटना फतेहपुर पे हुई है। और हमको नहीं लगता कि ये एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि मेरी मम्मी को मारने की कोशिश की गई है और वो हम लोग के बीच में है भी नहीं। तो बस हम इतना चाहते हैं कि हम लोग को इंसाफ मिले। बस हम लोग को सूचना ये शनिवार को 1 तारीख को मिली है। 1 तारीख को सुबह 11 बजे। क्या लगता है क्या हो गया? हमें तो बस यही लगता है कि मेरी मारा गया है उनको। आप क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि उसने मारा है तो। आगरा में बेखौफ दबंगों का आतंक देखने को मिला है। दबंगों ने पूर्व प्रधान के बेटे पर जानलेवा हमला किया है। दबंगों ने युवक को पीट कर अधमरा कर दिया है। बेखौफ दबंगों ने पूर्व प्रधान की बेटी को भी पीटा है। पुलिस ने घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और ये जो मामला है वो खंदौली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत खड़िया का है। मेरे छोटे भाई के मतलब
भाई को पीटा। जी। फिर भैया मैं घर पे फोन आया तो भैया गए, तो भैया उनको गैल में पकड़ लिया, तो मुझे पता चला, तो मैं भी पीछे से जा रही थी, तो भाई को पीटने लगे, तो मैंने सोचा मैं बचा रही थी, तो मुझे भी पीटने लग गई। कौन लोग थे? गांव के ही थे, मेरे छोटे भाई के, मतलब भाई को पीटा। जी। फिर भैया मैं घर पे फोन आया तो भैया गए, तो भैया उनको गैल में पकड़ लिया, तो मुझे पता चला, तो मैं भी पीछे से जा रही थी, तो भाई को पीटने लगे, तो मैंने सोचा मैं बचा रही थी, तो मुझे भी पीटने लग गई। कौन लोग थे? गांव के ही थे। बागपत में चोरों का हौसला काफी बुलंद है। बेखौफ चोरों ने एक एटीएम में चोरी की है और बड़ी बात यह है कि बाकायदा गैस कटर लाकर एटीएम को काटा गया है और इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। NH 709 पर दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर यह काठा गांव है। यहीं पर ये एक निजी बैंक का एटीएम था जिसको चोरों ने अपना निशाना बनाया। गैस कटर से बाकायदा एटीएम को काटा गया और एटीएम में मौजूद 7 लाख रुपए लेकर चोर फरार हो गए। अमरोहा में तेज आंधी और बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। आंधी बारिश के कारण आम की फसल को काफी नुकसान हुआ है। इस आंधी और तूफान में 20 क्विंटल से ज्यादा आम गिरकर बेकार हो गए हैं। आम बागान मालिकों को लाखों का नुकसान हुआ है। अमरोहा में 200 से ज्यादा किस्म के आम मिलते हैं और ये आम अगर तैयार हो जाते और बाजार तक पहुंच जाते तो बागान के मालिक को लाखों रुपए की आमदनी होती, लेकिन अब ये आम बेकार हो गए क्योंकि आंधी तूफान ने बेवक्त इनको गिरा दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।